कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बहुत ही बुरी तरह से जख्मी लड़की एक अंधेरी गुफा के अंदर दाखिल होती है। उसके कपड़े खून से भरे हुए थे और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। वो अपने दिल में सोच रही होती है कि मैं इस तरह से यहाँ पर नहीं मर सकती, मुझे किसी भी हाल में जिंदा रहना होगा। जैसे ही वो गुफा के अंदर थोड़ा आगे जाती है तो उसकी नजर वहाँ पर बैठे एक लड़के पर पड़ती है। इस लड़के के सफेद बाल थे और उसने अपनी आंखों पर एक पट्टी बांधी हुई थी। उसके बिल्कुल पास ही एक बड़ी सी तलवार और एक ब्रॉन्ज कलर का ताबूत यानी कॉफिन रखा हुआ था। ये सब देखकर वो लड़की थोड़ी डरती है और पूछती है कि वहाँ पर कौन है। वो लड़का बहुत ही शांत आवाज में जवाब देता है कि तुम थोड़ा नॉर्मल तरीके से बात कर सकती हो, मैं सिर्फ एक अंधा इंसान हूँ, कोई बहरा नहीं हूँ। लड़की उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो लड़का बताता है कि मुझे सिर्फ अपना नाम याद है जो कि लिन फैंग है। इसके अलावा मेरी याददाश्त जा चुकी है और मुझे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। लड़की समझ जाती है कि इस लड़के को एमनीशिया है। लिन फैंग आगे कहता है कि जब तुम इस गुफा में आई थी तब तुम्हारे जिस्म से आने वाली दवाई की महक थोड़ी कंट्रोल में थी, पर अब वो महक पूरी तरह से बदल चुकी है। इसका मतलब है कि तुम अपने पॉइजन को अब और दबाकर नहीं रख सकती। ये सुनकर वो लड़की हैरान रह जाती है कि एक अंधा इंसान इतनी छोटी सी डिटेल कैसे नोटिस कर सकता है। वो लिन फैंग से पूछती है कि क्या तुम मुझे इस पॉइजन से बचा सकते हो? अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं ठीक होने के बाद तुम्हें बहुत सारी कल्टीवेशन टेक्निक, पिल्स और बहुत सारा पैसा दूंगी। लिन फैंग उसकी बात सुनकर कहता है कि तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम बहुत अमीर हो, पर मसला ये है कि मुझे खुद नहीं याद कि मुझे किस चीज की जरूरत है। लड़की उससे फिर से पूछती है कि तुम क्या चाहते हो? तो लिन फैंग सीधा पॉइंट पर आता है और कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही सच बता देता हूँ, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता। ये सुनकर लड़की गुस्से में आती है और पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है? अगर तुम नहीं बचा सकते तो पहले क्यों बोल रहे थे? लिन फैंग बताता है कि मैं तुम्हारी सांसें और तुम्हारी हार्ट बीट को सुन सकता हूँ। तुम्हारी सांसें बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही हैं और तुम्हारा दिल किसी बैटल ड्रम की तरह धड़क रहा है। तुम्हारे अंदर जो पॉइजन है वो यिन यांग रिवर्स पल्स के थ्रू तुम्हारी बॉडी में फैल रहा है। अगर इस पॉइजन को सच में खत्म करना है तो किसी अपोजिट जेंडर वाले इंसान को अपनी ट्रू की तुम्हारे जिस्म में डालनी होगी ताकि वो पॉइजन की आग को बाहर निकाल सके। पर अगर मैंने ऐसा किया तो इससे तुम्हारी इज्जत और रेपुटेशन पर बहुत बड़ा दाग लग जाएगा। यहाँ पर हमें इस लड़की का थोड़ा सा पास्ट बताया जाता है। असल में ये लड़की ग्रेट शिया एम्पायर की फीमेल एम्प्रेस होती है। इसकी अपनी ही सगी बहन ने इसके साथ धोखा कर दिया था और बाकी लोगों के साथ मिलकर इस पर हमला कर दिया था ताकि वो खुद थ्रोन पर बैठ सके। इस गद्दारी की वजह से फीमेल एम्प्रेस को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। वो अपने दिल में सोचती है कि मुझे जिंदा रहना होगा ताकि मैं वापस जाकर उन सब गद्दारों से अपना बदला ले सकूं। एम्प्रेस लिन फैंग से कहती है कि मेरे बहुत दुश्मन है, अगर तुम मुझे बचा लोगे तो इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। पर लिन फैंग एक बहुत ही अजीब शर्त रखता है। वो कहता है कि देखो, मेरी कोई ऑफिशियल बीवी नहीं है, अगर आज मैं अपनी ट्रू की यूज करके तुम्हारी जान बचाऊंगा तो मजबूरन तुम्हें मेरी कॉन्क्यूबाइन यानी कि मेरी रखेल बनकर रहना पड़ेगा। ये सुनते ही एम्प्रेस का गुस्सा आसमान पर चला जाता है। वो कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपनी कॉन्क्यूबाइन बनने का बोलने की? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? लिन फैंग आराम से कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। एम्प्रेस उसको सुनाती है कि तुम एक अंधे इंसान हो जिसकी याददाश्त भी नहीं है, जो एक गुफा में रहता है और अपने साथ एक अजीब सा ताबूत रखता है। भला कौन सी औरत तुम्हारी तरफ देखना पसंद करेगी? इस पर लिन फैंग बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि भले ही मैं अंधा हूँ पर मुझे पता है कि मैं बहुत हैंडसम हूँ। जब मैं सपने देखता हूँ तो उसमें खुद को शीशे में देखता हूँ, इसलिए मुझे पता है कि मैं कैसा दिखता हूँ। ये अजीब लॉजिक सुनकर एम्प्रेस भी थोड़ी स्पीचलेस हो जाती है। लिन फैंग उससे कहता है कि अब फालतू बातें बंद करो, अगर तुमने और देरी की तो तुम्हारा पॉइजन तुम्हें मार देगा। वो आगे बढ़कर एम्प्रेस के हाथ की पल्स चेक करता है और कहता है कि तुम्हारी ट्रू की पूरी तरह से कैओटिक हो चुकी है, तुम जिंदा यहाँ तक पहुँच गई, ये भी बहुत बड़ी बात है। एम्प्रेस कहती है कि मैं वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। तभी अचानक गुफा के बाहर से एक बहुत ही खतरनाक आवाज आती है। एक बड़ा सा रेड ब्लड डेमन टाइगर वहाँ पर आ जाता है। ये बीस्ट अर्ली स्टेज वुशी यानी मार्शल स्कॉलर लेवल का था। लिन फैंग उस टाइगर को महसूस करके कहता है कि ये तो एक वुशी लेवल का बीस्ट है, ये थोड़ा मसला बन सकता है। एम्प्रेस कहती है कि अगर मैं अपनी पहले वाली हालत में होती तो इस बीस्ट को एक उंगली के इशारे से मार सकती थी, पर अभी मेरे लिए ये थोड़ा मुश्किल है। वो उस टाइगर पर हमला करने के लिए अपनी प्रोफाउंड आइज पाम टेक्निक यूज करने की कोशिश करती है, पर उसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा गिर चुकी थी, जिसकी वजह से उसकी टेक्निक फेल हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। वो सोचती है कि मैंने इतने बड़े पैलेस कूप और असासिन्स का सामना किया और अब मैं एक मामूली से बीस्ट के हाथों मरने वाली हूँ। जैसे ही वो टाइगर एम्प्रेस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है उसी वक्त एक बहुत ही हैरान कर देने वाला सीन होता है। लिन फैंग जो अब तक चुपचाप बैठा था वो अचानक से अपनी तलवार निकालता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट होती है कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। वो सिर्फ एक ही झटके में अपनी तलवार से एक पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है और उस वुशी लेवल के टाइगर को वहीं पर ढेर कर देता है। एम्प्रेस ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है क्योंकि उसने लिन फैंग को तलवार निकालते हुए देखा तक नहीं था। लिन फैंग अपनी तलवार वापस रखता है और कहता है कि इस खून की महक बहुत अजीब है। एम्प्रेस उससे कहती है कि तुमने अभी अभी एक वुशी लेवल के बीस्ट को मारा है, क्या तुम्हें इस बात का कोई एहसास नहीं है? लिन फैंग कैजुअली जवाब देता है कि हाँ, वो तो
तो अब मर चुका है। एम्प्रेस अपने दिल में सोचती है कि ये अंधा लड़का सच में कोई आम इंसान नहीं है, इसके पास जरूर कोई बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक है। अगर मैं अपनी फुल पावर में होती तो मैं भी इस बीस्ट को मार सकती थी, पर इसने बिना किसी कल्टिवेशन ऑरा के इसको इतनी आसानी से खत्म कर दिया। लिन फैंग कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि इस बीस्ट के खून की महक बाकी के खतरनाक जानवरों को यहाँ अट्रैक्ट कर सकती है। एम्प्रेस कहती है कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती क्योंकि पॉइजन मेरे दिल तक पहुँच चुका है। ये सुनकर लिन फैंग आगे बढ़ता है और एम्प्रेस को अपने हाथों में उठा लेता है। एम्प्रेस गुस्से में कहती है कि मुझे नीचे उतारो, पर लिन फैंग उससे वार्न करता है कि अगर तुमने हिलने की कोशिश की तो पॉइजन और तेजी से तुम्हारी बॉडी में फैल जाएगा, इसलिए चुपचाप रहो क्योंकि मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। एम्प्रेस देखती है कि वो ब्रॉन्ज ताबूत भी उनके पीछे पीछे आ रहा है। वो लिन फैंग से पूछती है कि तुम इस ताबूत को अपने साथ क्यों ले जा रहे हो, इसके अंदर आखिर है क्या? लिन फैंग कहता है कि मुझे याद नहीं कि इसमें क्या है, पर जब से मुझे होश आया है ये मेरे पीछे ही चलता है। एम्प्रेस हैरान होती है क्योंकि उस ताबूत में से कोई भी मैजिकल ऑरा या स्पेशल फ्लक्चुएशन महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ताबूत सीधा लिन फैंग की ऑरा के साथ मर्ज हो चुका हो। वो लिन फैंग से पूछती है कि तुम आखिर हो कौन, पर लिन फैंग कहता है कि अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बता देता। इसके बाद लिन फैंग उसको गोद में उठाए हुए रात के अंधेरे में जंगल के रास्ते से आगे बढ़ने लगता है। एम्प्रेस नोटिस करती है कि एक अंधा इंसान होने के बावजूद लिन फैंग इतनी आसानी से और बिना किसी परेशानी के चल रहा है। वो दोनों चलते चलते एक झील के किनारे पहुंच जाते हैं। लिन फैंग कहता है कि ये जगह ठीक लग रही है। एम्प्रेस कहती है कि ये जगह बहुत खुली हुई है, यहाँ पर कोई भी हमें देख सकता है। लिन फैंग मजाक में कहता है कि औरतों के बहुत नखरे होते हैं, तुम भी मेरी तरह अपनी आंखें बंद कर लो तो तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। तभी अचानक वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं और उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सब किंगझाओ मेंशन के गार्ड्स थे। उनका लीडर जिसका नाम वांग चोंगदाओ था वो आगे आता है और एम्प्रेस को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है जो हमें ये वांटेड मुजरिम मिल गई। अगर हम इसको पकड़कर मेंशन मास्टर के पास ले गए तो हमें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। एम्प्रेस समझ जाती है कि ये लोग उसको पकड़ने आए हैं। वांग चोंगदाओ लिन फैंग की तरफ देखता है और कहता है कि ओए सफेद बालों वाले अंधे लड़के, तुम्हारी किस्मत खराब है जो तुम इस औरत के साथ हो। ये औरत किंगझाओ मेंशन को चाहिए, इसलिए चुपचाप इसको यहाँ छोड़ दो और निकल जाओ, वरना मेरी तलवार किसी को नहीं पहचानती। लिन फैंग बहुत ही शांत आवाज में कहता है कि मुझे थोड़ा फेस दो और इस लड़की को जाने दो। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? ये सुनकर वांग चोंगदाओ और उसके आदमी हंसने लगते हैं। एम्प्रेस लिन फैंग से कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो और खुद यहाँ से चले जाओ, इन लोगों से दुश्मनी मत लो। पर वांग चोंगदाओ कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लिन फैंग आगे बढ़ता है और कहता है कि इस लड़की के साथ मेरा जो मसला है वो अभी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए कोई भी इसको यहाँ से नहीं ले जा सकता। वांग चोंगदाओ गुस्से में आता है और कहता है कि लड़के तुमने अभी क्या कहा, और वो अपनी तलवार निकालकर लिन फैंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वांग चोंगदाओ हमला करता है लिन फैंग अपनी तलवार निकालता है। वो सिर्फ एक बार अपनी तलवार को घुमाता है और उसमें से एक बहुत ही मैसिव और खतरनाक स्वॉर्ड ऑरा निकलती है। ये ऑरा इतनी फास्ट और पावरफुल होती है कि वो सीधा वांग चोंगदाओ और उसके सारे आदमियों को एक ही सेकंड में काट कर रख देती है। एक ही झटके में पूरा का पूरा स्क्वाड वहीं पर ढेर हो जाता है। एम्प्रेस ये मंजर देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। वो सोचती है कि इसने एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक से वुशी लेवल के एक्सपर्ट को मार दिया। ये अंधा लड़का सच में कोई मामूली इंसान नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम किंगझाओ मेंशन के अंदर का माहौल देखते हैं। वहाँ पर मेंशन मास्टर चेन थियानशियोंग अपने थ्रोन पर बैठा होता है। तभी उसका एक आदमी भागता हुआ आता है और बताता है कि वांग चोंगदाओ और उसकी पूरी 33वीं स्क्वाड के सोल लैंप्स बुझ चुके हैं। इसका मतलब वे सब के सब मारे जा चुके हैं। ये खबर सुनकर चेन थियानशियोंग को बहुत गुस्सा आता है। वो समझ जाता है कि जरूर उस वांटेड औरत का इसमें कोई हाथ है। वो फौरन अपने सबसे पावरफुल सबऑर्डिनेट को बुलाता है जिसका नाम तीशॉ था। चेन थियानशियोंग तीशॉ को ऑर्डर देता है कि जाकर पता लगाओ कि आखिर क्या हुआ है, और अगर वो औरत मिले तो उसको जिंदा पकड़ कर लाओ और कोई भी सबूत मत छोड़ना। तीशॉ उसका ऑर्डर मानता है और वहाँ से निकल जाता है। वापस झील के किनारे पर लिन फैंग एम्प्रेस से कहता है कि यहाँ पर अब कोई नहीं आएगा, पर एम्प्रेस की हालत बहुत खराब हो रही होती है। उसका पॉइजन अब उसके कंट्रोल से बाहर हो रहा था। लिन फैंग कहता है कि अब मुझे तुम्हारा पॉइजन दबाना होगा। वो एम्प्रेस के सामने बैठ जाता है और अपने दोनों हाथ उसके हाथों पर रख देता है। लिन फैंग अपनी ट्रू की को एम्प्रेस की बॉडी में ट्रांसफर करना शुरू करता है ताकि वो पॉइजन की आग को शांत कर सके। इस प्रोसेस के दौरान लिन फैंग के दिमाग में अचानक से कुछ पुरानी यादें आने लगती हैं। उसकी मेमोरी का 5% हिस्सा अनलॉक हो जाता है। उसके दिमाग में एक बहुत ही अजीम और पावरफुल तलवार का सीन आता है। थोड़ी देर बाद एम्प्रेस का पॉइजन टेम्परेरी दब जाता है और वे दोनों अपने हाथ पीछे कर लेते हैं। लिन फैंग कहता है कि मुझे अभी अभी एक स्वॉर्ड टेक्निक याद आई है। एम्प्रेस पूछती है कि कौन सी टेक्निक? तो लिन फैंग कहता है कि मुझे इसका नाम नहीं पता, पर ये बहुत पावरफुल होनी चाहिए। एम्प्रेस सोचती है कि अगर कोई और इंसान ऐसी बात करता तो मैं उस पर हंसती, पर इस लड़के की बातों में एक अजीब सा सच महसूस होता है। एम्प्रेस उससे कहती है कि मेरा पॉइजन अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, मुझे एक बार फिर से तुम्हारी ट्रू की जरूरत पड़ेगी। लिन फैंग थोड़ा परेशान होकर कहता है कि ये बहुत बड़ा मसला है। तभी अचानक वहाँ पर जंगल में
से एक नया दुश्मन निकल कर आता है। ये ती शॉ था जिसे मेंशन मास्टर ने भेजा था। ती शॉ को देखते ही एम्प्रेस उसको पहचान जाती है। वो लिन फैंग से कहती है कि ये किंगझाओ मेंशन का एक बहुत ही खतरनाक जनरल है। इसकी कल्टीवेशन अर्ली स्टेज वुशी यानी मार्शल मास्टर की है। तुम इसके सामने कुछ भी नहीं हो, इसलिए मुझे छोड़ दो और जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। ती शॉ लिन फैंग की तरफ देखता है और कहता है कि तुमने हमारे